नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीवन की ओर से मैं जितेंद्र प्रसाद एक और चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका हमको पूरा स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, पूरी हायरार्की हमको पता होनी चाहिए, है ना। कैसे उसमें पूरा मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट पूरा सिस्टम को फॉलो करता है। तो वही हम सब चीज़ें आज पढ़ने जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके टोटल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में से पहले 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे के जो चैप्टर्स हैं वो इन्हीं के और डिटेल में समझाया गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी लीगल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसमें एक होता है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्या है, ठीक है। देखो, स्पॉन्सर, इसमें आप देख रहे होंगे स्पॉन्सर जो है सबसे ऊपर है। तो स्पॉन्सर ही जो सबसे पहला पर्सन होता है जिसके माइंड में ये थॉट आता है, ये विचार आता है कि हमको एक म्यूचुअल फंड बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। तो स्पॉन्सर क्या करता है, स्पॉन्सर के जो क्या क्या रोल हैं, क्या क्या काम करता है, ये पूछे जाते हैं ना। तो ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर जो जो हाईलाइट किए गए हैं, है ना, जो हाईलाइटेड है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जैसे इसमें है स्पॉन्सर, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, कस्टडी, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनके बारे में मेजर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एनआईएसएम सीरीज में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको और डिटेल में हम समझते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड इज इस्टेब्लिश एज ए ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रस्ट एक्ट है, ठीक है, 1882 का। उसके अंडर ये इस्टेब्लिश है, ठीक है। म्यूचुअल फंड जो इस्टेब्लिश है वो ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। आप सब लोगों ने लास्ट चैप्टर में ये देख ही लिया था कि म्यूचुअल फंड एज ए ट्रस्ट, है ना, काम करता है। जो उसका स्ट्रक्चर है वो ट्रस्ट है। दूसरी स्लाइड में क्या कह रहा है, अब ट्रस्ट है तो उसके बेनिफिशरीज होंगे, है ना, जिनको लाभार्थी, जिनको फायदा होना है। तो लाभार्थी कौन है उसके, इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उन्हीं का पैसा इन्वेस्ट है उस म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो जो इन्वेस्टर है वो इसके बेनिफिशरी है, ठीक है। तो इन्वेस्टर, यूनिट होल्डर्स, दोनों एक ही चीज होती है ना। इन्वेस्ट जब पैसा करते हैं तो वो इन्वेस्टर कहलाता है, और जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसको उसके बदले में यूनिट्स मिलती है, तो यूनिट होल्डर भी कहला सकता है, दोनों में से एक। तो इन्वेस्टर एंड यूनिट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज बेनिफिशरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। जो ये म्यूचुअल फंड है इसके बेनिफिशरीज कौन है, इन्वेस्टर या यूनिट होल्डर, ठीक है। तीसरे स्लाइड में क्या कह रहा है, द स्कीम्स अंडर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन फिनेंशियल एसेट। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। जो स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की वो अंडर म्यूचुअल फंड, है ना। म्यूचुअल फंड के अंडर में कई सारी स्कीम हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है XYZ, उसके अंडर में 10 स्कीम है ना। तो द स्कीम अंडर म्यूचुअल फंड, जो स्कीम म्यूचुअल फंड के अंडर में होगी, इन्वेस्ट करती है इन फिनेंशियल एसेट्स। फिनेंशियल एसेट्स क्या क्या होते हैं, चैप्टर 1 में हमने बहुत अच्छे से समझा है। उसमें इक्विटी होती है, उसमें फिक्स इनकम फंड जिनको हम डेब्ट फंड भी कहते हैं, उसके बाद उसमें कमोडिटी होती है, ठीक है, और रियल एस्टेट भी होता है। ये मेजर है, ठीक है। तो इसमें भी एग्जांपल दे रहा है, लाइक इक्विटी, डेब्ट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड, ठीक है, बॉन्ड, रियल एस्टेट। फिर क्या कह रहा है, सेपरेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC इज सेटअप टू रन म्यूचुअल फंड बिजनेस। अब देखो, ये तो ट्रस्ट हो गया, म्यूचुअल फंड एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है। लेकिन ट्रस्ट क्या करता है, एक AMC कंपनी का स्टेब्लिश कर लेता है ना, उसको क्रिएट कर देता है। और वो AMC क्यों करता है, जो इस म्यूचुअल फंड बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो सेपरेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC इज सेटअप टू रन म्यूचुअल फंड बिजनेस, ठीक है। ये स्पॉन्सर है, उसने ट्रस्टी बनाए। ट्रस्टी या स्पॉन्सर दोनों में से कोई भी AMC का गठन कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ स्कीम इज हैंडल बाय द AMC। अब देखो, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से ध्यान से इसको समझना है। जो डेली के काम होते हैं मैनेजमेंट के, किसके, स्कीम के, ठीक है। किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जितने भी स्कीम्स के जो डेली मैनेजमेंट वर्क्स होते हैं, है ना। डेली मैनेजमेंट वर्क्स मतलब
जितने इन्वेस्टर हैं उनकी डिटेल, उनकी केवाईसी, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ठीक है, और भी जितने सेल्स को करना, उसके बाद फंड को मैनेज करना, ये कस्टोडियन का काम, कस्टडी में रखना, ये सारे के सारे जो डे टू डे वर्क होते हैं वो कौन करता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। फिर अगली लाइन में क्या कह रहा है? द एएमसी इज अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर और द ट्रस्टी। ठीक है, जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको अपॉइंट कौन करता है? स्पॉन्सर करता है या ट्रस्टी, दोनों में से कोई भी एक इसको अपॉइंट कर सकता है ना। स्पॉन्सर, ट्रस्टी, इन दोनों में से कोई भी एक एएमसी को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। अब क्या है स्ट्रक्चर, क्या है म्यूचुअल फंड इन इंडिया, है ना। स्ट्रक्चर कैसा है? द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय स्पॉन्सर। जो स्पॉन्सर है वो एक ट्रस्ट क्रिएट करता है स्पॉन्सर के द्वारा। फिर क्या लिख रहा है? हु आर द मेन पर्सन इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द म्यूचुअल फंड बिजनेस। अब देखो कोई भी बिजनेस है तो उसको करने के लिए पैसा तो चाहिए, है ना। कॉमर्स में कैपिटल का मतलब पूंजी होता है ना। जो फर्स्ट टाइम बिजनेस को चलाने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ पर क्या करें? हु आर द मेन पर्सन इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द म्यूचुअल फंड बिजनेस। ट्रस्ट का इसने सोचा, बिजनेस करने का इसी ने सोचा, स्पॉन्सर ने, तो पैसा भी यही लगाता है। मेन पर्सन है जो स्पॉन्सर, इसका नाम ही स्पॉन्सर है ना, तो पैसा स्पॉन्सर ही लगाता है। ठीक है, तो मेन पर्सन है जो इन्वेस्ट करता है कैपिटल को म्यूचुअल फंड बिजनेस में, एएमसी में। दूसरी लाइन में क्या करें? द ऑपरेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट आर गवर्न्ड बाय ट्रस्ट डीड विच इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द ट्रस्टीज। देखो इस लाइन का क्या मतलब है? गवर्न्ड बाय ट्रस्ट डीड। देखो ट्रस्ट डीड क्या है? कभी भी कोई भी आपकी कंपनी हो गई, ठीक है, या क्या कहते हैं, जैसे देश चल रहा है तो देश किस चीज से चल रहा है ना, सरकार से चल रहा है। लेकिन सरकार किसको फॉलो करती है? सरकार फॉलो करती है संविधान को, है ना। आपने कई बार सुना होगा संविधान खतरे में है, संविधान ये हो गया है, संविधान को नहीं माना जा रहा है, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो सेम वे में यहाँ बात हो रही है, जो ऑपरेशंस है डेली के, जो वर्क है किसके? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के, वो गवर्न बाय ट्रस्ट डीड। वो जो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से गवर्न होगा। विच इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन, जो, अच्छा ये डील किसके बीच में होती है? ये डील होती है स्पॉन्सर और ट्रस्टी के बीच में। ठीक है, स्पॉन्सर और ट्रस्टी के बीच में। ठीक है, स्पॉन्सर और ट्रस्टी के बीच में ये ट्रस्ट डीड गवर्न की जाती है, और मतलब ट्रस्ट डीड के थ्रू गवर्न किया जाता है। और एग्जीक्यूट किसके बीच में होती है? स्पॉन्सर और ट्रस्टी के बीच में। ठीक है, तो ये अच्छे से हमको समझ आ गया। नेक्स्ट लाइन, द ट्रस्ट एक्ट थ्रू इट्स ट्रस्टीज। ठीक है, जो ट्रस्ट है वो एक्ट किसके थ्रू करता है? ट्रस्टीज के। ठीक है, अब ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट तो एक नाम कुछ भी रख दिया ट्रस्ट, लेकिन उस ट्रस्ट को चलाने वाला कौन है? तो ट्रस्ट को जो चलाने वाले हैं वो होते हैं ट्रस्टीज। ठीक है, देयरफॉर द रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इज दैट ऑफ द ट्रस्टीज। ठीक है, ट्रस्ट को चलाने वाले ट्रस्टीज हैं, तो इसलिए जो इंटरेस्ट है किसके? इन्वेस्टर के। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? ट्रस्टी का। देयरफॉर द रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर इज दैट ऑफ द ट्रस्टी। ट्रस्टी की जिम्मेदारी है जितने भी उसके इन्वेस्टर है उनके हितों की रक्षा करना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लाइन में कह रहा है दोस्तों, कस्टडी ऑफ द एसेट ऑफ द स्कीम्स लाइज विद कस्टोडियन हु इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी। ठीक है, ये देखो कस्टोडियन कहाँ है? ये कस्टडी, ये कस्टोडियन, कस्टडी जिसके पास रहती है उसी को कस्टोडियन कहते हैं, इसको समझेंगे अभी। तो कस्टडी ऑफ द एसेट ऑफ द स्कीम्स लाइज विद कस्टोडियन। जो कस्टडी, आपने कई बार सुना होगा कस्टडी वर्ड, है ना, पुलिस की कस्टडी में है, मतलब पुलिस की हिफाजत में है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर कस्टडी किस चीज की? एसेट की। एसेट मतलब जिसमें हमने पैसा, हमने क्या करता है, म्यूचुअल फंड को हम सबने पैसा दिया, उस पैसे का म्यूचुअल फंड ने क्या किया? कुछ एसेट खरीद लिया। एसेट मतलब गोल्ड खरीद लिया, इक्विटी खरीद ली, रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया। ठीक है, फिक्स इनकम फंड में पैसा लगा दिया। तो ये सारे जो खरीदे हैं, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, ये सारे क्या है? एसेट है। तो इन सब की जो कस्टडी है, मतलब इनकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो किसके पास होती है? ट्रस्टी के पास। जैसे हमारे घर में लॉकर होता है, लॉकर की चाबी किसके पास होती है? अलमीरा की, जिसमें सारे जमीन की रजिस्ट्री, सोना, ये सब चीजें होती है, वो होती है हमारी मदर के पास, हमारी मम्मी के पास, हमारी माँ के पास, है ना। तो सेम वे में यहाँ पर जो एसेट की कस्टडी होगी वो किसके पास होगी? वो होगी कस्टोडियन के पास। तो कस्टोडियन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा है? द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स एंड देयर यूनिट होल्डिंग मे बी मेंटेन बाय एएमसी इटसेल्फ और इट कैन अपॉइंट अ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट।
अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनके रिकॉर्ड होंगे भाई, केवाईसी होगी, उनके कितने बैंक अकाउंट है, फिर उनके सिग्नेचर, उनकी फोटो, उन्होंने कौन सी स्कीम खरीदी, तो ये कई सारे उनके रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, उनकी यूनिट होल्डिंग तो मेंटेन कौन करता है? एएमसी इटसेल्फ, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, या तो वो खुद करती है या फिर वो अपॉइंट कर देती है किसको? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को, आरटीए को। ठीक है, और उससे ये काम करवाती है। कैसे? इसको एक सिंपल एग्जांपल, मान लो हमारे घर में हम एएमसी हैं, ठीक है ना, तो हमारे घर के जो भी काम होते हैं, साफ सफाई का, खाना बनाना, कोई शॉपिंग वॉपिंग करना, घर की साफ सफाई, ये सारे काम क्या करते हैं? हम खुद करते हैं। और अगर हम खुद नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं? एक मेड को अपॉइंट कर लेते हैं, है ना, एक मेड हायर कर लेते हैं और उसको पैसा देते हैं, और उसके बदले में हम अपने घर के काम जो हमने खुद करने थे उससे करवाते हैं, है ना। उस टाइम पे हम कुछ और बढ़िया काम करते हैं। सेम यहाँ पर यही बात कह रहा है, जो एएमसी है या तो वो खुद देखती है पूरा इन्वेस्टर के रिकॉर्ड्स को, या फिर वो किसी कंपनी को हायर करके और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को सौंप देती है। आप इसको यूं समझिए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को कि ये क्लर्क है। ठीक है, क्लर्क का काम क्या होता है? जो जो उसको काम बताया गया वो सारे करने, दिमाग नहीं लगाता हूँ कि ये एसेट खरीदो ये खरीदो, वो काम एएमसी का ही रहेगा। ठीक है, तो हमको इसके बारे में अब पढ़ते हैं डिटेल से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पॉन्सर के बारे में। देखो स्पॉन्सर, अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, स्पॉन्सर का मेन काम क्या है? सबसे पहले स्पॉन्सर होता है जिसके माइंड में ये थॉट आता है, ये विचार आता है कि हम म्यूचुअल फंड बिजनेस करेंगे। दूसरा, स्पॉन्सर ही वो फर्स्ट होता है जो पैसा इन्वेस्ट करता है, कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने में इन्वेस्ट करता है। तो देखो, द एप्लीकेशन टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इज मेड बाय द स्पॉन्सर। जो एप्लीकेशन है सेबी के पास, है ना, अब देखो कोई भी काम होता है तो उसके लिए तो एप्लीकेशन, कागज, चिट्ठी ले जानी पड़ती है। तो जो इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो म्यूचुअल फंड को, वो सेबी के पास कौन लेके जाता है? वो लेके जाता है स्पॉन्सर। ठीक है, इज मेड बाय द स्पॉन्सर। देयर आफ्टर द स्पॉन्सर इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द एएमसी। उसके बाद जो स्पॉन्सर है वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कैपिटल किसकी? एएमसी की। ठीक है, मतलब सबसे मेन पर्सन स्पॉन्सर है, तो वही रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट भी लेके जाएगा। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? स्पॉन्सर शुड बी कैरिंग ऑन बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर एंड शुड हैव अर्न प्रॉफिट इन एटलीस्ट 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर। देखो सिंपल इस लाइन में क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है जो स्पॉन्सर है वो ऐसा नहीं किसी को भी पकड़ के और स्पॉन्सर बना दिया, नहीं। स्पॉन्सर के पास फिनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना? कम से कम 5 साल का, उससे कम का नहीं, कम से कम 5 साल का। और उस 5 साल में भी उसके 3 साल जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? प्रॉफिट के होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा था? स्पॉन्सर नीड टू कंट्रीब्यूट The sponsor need to contribute a minimum 40% of the net worth of the AMC। जो AMC का नेट, मान लो 50 करोड़ की AMC है, तो 50 करोड़ का 40% कौन इन्वेस्ट करेगा? अकेला स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, 40% कम से कम इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का होना चाहिए उस AMC में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं स्पॉन्सर शुड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ इन ऑल द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर। जो पिछले 5 साल है उसके, ठीक है, उसमें उसका पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, मतलब लॉस में नहीं होना चाहिए, वो प्रॉफिट में होना चाहिए। ठीक है, और जो खास करके पिछले 5 साल है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? स्पॉन्सर हैव टू कंट्रीब्यूट अ मिनिमम ऑफ ₹50 लाख और 1% ऑफ द कॉर्पस रेज इन द एनएफओ, सॉरी एनएफएल नहीं है, एनएफओ है। ठीक है, विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें से कम होगा। ठीक है, एज इनिशियल कंट्रीब्यूशन टू द कॉर्पस ऑफ द म्यूचुअल फंड। देखो क्या बोल रहा है, जो स्पॉन्सर है वो एएमसी में तो लगाता ही है पैसा, ठीक है, कितना लगाता है? 40% पैसा एएमसी का। अगर 100 रुपए लग रहे हैं पूरी एएमसी को बनाने में, तो 40% पैसा, उस 40 रुपए उसमें से किसके लगेंगे? स्पॉन्सर के लगेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है? एनएफओ जब कोई आता है, एनएफओ, तो वहां पर भी स्पॉन्सर का या तो 50 लाख रुपए उस एनएफओ में इन्वेस्ट होगा, या 1% टोटल कॉर्पस जो एनएफओ में पैसा रेस किया गया है। ये एनएफएल गलती से है, एनएफओ है, न्यू फंड ऑफर।
ठीक है, 1% या 50 लाख, विच एवर इज लोअर एज इनिशियल कंट्रीब्यूशन टू द कॉर्पस ऑफ द म्यूचुअल फंड। ये इनिशियल कंट्रीब्यूशन के रूप में, ठीक है, या तो 50 लाख या कम से कम 1% इन्वेस्ट करना होगा, किसको? स्पॉन्सर को। अब हम आते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में, है ना। हमने अभी इसको पढ़ा था कि ट्रस्टीज हैं, एज ए ट्रस्ट काम करता है, और ट्रस्ट को चलाने के लिए कौन होते हैं? ट्रस्टीज होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। The trustee have a critical role in ensuring that the mutual fund complies with the regulation and protect the interest of the unit holders या investor। देखो, जो ट्रस्टीज हैं उनका क्रिटिकल रोल होता है, वो इंश्योर करते हैं, ठीक है, कि जो म्यूचुअल फंड है वो कंप्लाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? ऑल रेगुलेशंस, जितने भी रेगुलेशंस हैं उनका सही से वो पालन कर रहे हैं और प्रोटेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर या इन्वेस्टर। यूनिट होल्डर और इन्वेस्टर है, उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है प्रोटेक्ट? कौन कर रहा है? ट्रस्टीज, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में कह रहा है प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी नीड टू बी टेकन बिफोर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी। देखो, अगर किसी को ट्रस्टी अपॉइंट करना है तो ऐसे नहीं कि इंटरव्यू लिया और अगले दिन से बोल दिया भैया तुम कल से आ जाओ, ऐसा नहीं है। पहले से अप्रूवल लेके रखना पड़ता है सेबी से कि सर हम ऐसे ऐसे एक क्या कहते हैं ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर कर सकते हैं बिफोर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी। तो पहले से अप्रूवल ले लिया स्पॉन्सर ने। द स्पॉन्सर विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 4 ट्रस्टी। देखो, स्पॉन्सर क्या करता है? कम से कम 4 ट्रस्टी अपॉइंट करता है, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन कम से कम हम 4 ही लेके चलते हैं। तो 4 ट्रस्टीज को ये अपॉइंट करता है, ठीक है। कौन करता है? स्पॉन्सर। If a trustee company has been appointed, then that company would need to have at least 4 director on the board। अब देखो दूसरी लाइन में, दूसरे उसमें क्या कह रहा है पॉइंट में, अगर ट्रस्टी इंडिविजुअल ना करके, जैसे इसमें बोला है 4 ट्रस्टी को अपॉइंट करना, अब ट्रस्टी क्या है? कंपनी ही अपॉइंट कर दी उन्होंने, इंडिविजुअल को नहीं किया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में इफ अ ट्रस्टी कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड देन दैट कंपनी वुड नीड टू हैव एटलीस्ट 4 डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। तो उस कंपनी के जो अगर ट्रस्टी कंपनी है तो उसके 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, अगर ट्रस्टी इंडिविजुअल नहीं है तो। फिर क्या बोल रहे हैं? द पर्सन अपॉइंटेड एज ट्रस्टी मस्ट बी ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी, फ्री फ्रॉम एनी इकोनॉमिक्स ऑफेंस और सिक्योरिटी लॉ वायलेंस, है ना। तो ये सारे के सारे वायलेंस उसके नहीं होने चाहिए अगर कोई ट्रस्टी बनना चाहता है तो, ठीक है। नो एएमसी डायरेक्टर, no AMC director, officer or employee of an AMC, ठीक है, should be eligible to be appointed as trustee of mutual fund, ठीक है। AMC का कोई मेंबर, डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय किसी AMC का, ठीक है, एलिजिबल नहीं है अपॉइंट करने के लिए ट्रस्टी म्यूचुअल फंड का। No person who is appointed as trustee of mutual fund shall be eligible to appointed as trustee of any other mutual fund। No person who is appointed as trustee, कोई अगर एक ट्रस्टी बन गया किसी म्यूचुअल फंड में तो ऐसा नहीं है फिर वो कई सारे म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी बन जाए। जो एक जगह अपॉइंट हो गया वो वहीं का ट्रस्टी बना रहेगा, कहीं और नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। देखो, अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ट्रस्टीज की, है ना। हमने ट्रस्ट गठन कर लिया, ठीक है, इससे पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो गए, स्पॉन्सर हो गया, ठीक है। स्पॉन्सर के बारे में हमने पढ़ लिया, है ना, कि उसका प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए, 40% इन्वेस्ट करेगा एएमसी का, ठीक है। कोई एनएफओ आएगा, एनएफएल है, एनएफओ है ना, एनएफओ आएगा उसमें भी 50 लाख या 1% टोटल एनएफओ का। उसके बाद है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, है ना, उसकी हमने समझ लिया कि ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्या है, अपॉइंट कौन करता है ट्रस्टीज को, ठीक है। अगर ट्रस्टी कंपनी अगर कर दिया तो उसके 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। और कोई अगर एक जगह ट्रस्टी बन गया तो किसी और का ट्रस्टी नहीं बन सकता है। एएमसी का कोई स्टाफ, डायरेक्टर या एम्प्लॉय ट्रस्टी नहीं बन सकता है। अब हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ट्रस्टी की, है ना, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। तो सबसे पहले है डिफाइन द फंक्शनिंग ऑफ एएमसी। देखो, एएमसी का जो फंक्शनिंग है उसको डिफाइन करेगा ट्रस्टी, इसलिए स्पॉन्सर ने ट्रस्टीज को अपॉइंट किया है, इसलिए स्पॉन्सर ने, ठीक है ना।
तो ट्रस्टी का ये काम बनता है कि एएमसी को सही तरीके से फंक्शन करवाए। पॉइंट नंबर 2 है इंश्योर अपॉइंटमेंट ऑफ की पर्सनल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो जो की पर्सनल है, देखो ट्रस्टीज को अपॉइंट किया है स्पॉन्सर ने। अब जितने भी की रोल होंगे, कस्टोडियन होगा, ठीक है, और अंदर जो भी होंगे, है ना, फंड मैनेजर होगा, ये सारे अपॉइंट कौन करेगा? ट्रस्टीज करेंगे। तीसरा पॉइंट है इंश्योर कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन। देखो जो भी कंप्लायंस होंगे सेबी के रेगुलेशन के साथ, है ना, सेबी के साथ, वो सारे कौन पूरे करेगा? अब ट्रस्टीज करेंगे। चौथा है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, है ना, ये हमने लास्ट स्लाइड में भी, पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा करने का जिम्मेदारी किसकी है? ट्रस्टीज की है। फिर है फाइल्स डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज डीलिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस। देखो सेबी को क्वार्टरली बेसिस ही अपनी पूरी डिटेल फाइल करते हैं, ठीक है, तो ये काम भी किसका है? ट्रस्टीज का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यूज, ठीक है, रिव्यूज पीरियडिकली द कंप्लेंट्स ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी कंप्लेंट्स है, ठीक है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स होती है, तो उसको हमको रिव्यू करना होता है उन कंप्लेंट्स को, ठीक है। फिर मस्ट टेक करेक्टिव एक्शन एंड इन्फॉर्म सेबी इन केस ऑफ एनी वायलेशन। देखो वायलेशन क्या है? कोई हमारे रूल्स हैं रेगुलेशन से उसके खिलाफ कोई काम करता है, कोई उसके खिलाफ कोई एक्टिविटी करता है, तो वो अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो ये नहीं कि छुपा देगा एएमसी अपने आप में, नहीं, ट्रस्टीज की जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले, उसको सही करने के लिए एक्शन लिया जाए, और दूसरा जो वायलेशन हुआ है वो डिस्कस करा जाता है, वो इन्फॉर्म किया जाता है सेबी को कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ ये गड़बड़ हुई थी, हमने उस पर ये एक्शन ले लिया है, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया, है ना। देखो कितने टाइट रूल है सेबी के, है ना। फिर आता है एक और स्लाइड में इंश्योर दैट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, हेल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है, ये इंश्योर किया जाता है कि जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, और प्रॉपरली सही रूप से चल रही हो, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है द ट्रस्टी सेल्फ फाइल हाफ ईयरली रिपोर्ट टू सेबी, ठीक है, जो एक रिपोर्ट होती है सेबी को जो फाइल करनी होती है, ठीक है, तो वो ट्रस्टी करता है हाफ ईयरली रिपोर्ट। हमने ट्रस्टी समझ लिया, अब हम आते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट करता है इसका या तो स्पॉन्सर खुद कर देता है, या स्पॉन्सर ट्रस्टीज को अपॉइंट करता है, तो ट्रस्टीज इसको अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रस्टीज या स्पॉन्सर दोनों में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, एएमसी को। अब एएमसी के काम क्या है? एएमसी का सबसे पहला काम डे टू डे ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इज हैंडल्ड बाय द एएमसी, द स्पॉन्सर और द ट्रस्टीज इफ सो ऑथराइज्ड बाय द ट्रस्टीड shall appoint the AMC with the approval of SEBI। देखो वही बात कह रहा है, द स्पॉन्सर और द ट्रस्टी, इन दोनों में से कोई भी ऑथराइज है अकॉर्डिंग टू ट्रस्ट डीड, जो कि अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसकी? एएमसी की। लेकिन अप्रूवल किससे लेंगे फिर? अगेन सेबी से। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं? द एएमसी नीड टू हैव मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹50 करोड़, ठीक है, 50 सीआर का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 50 करोड़ 50 सीआर होना चाहिए, ठीक है। और स्पॉन्सर कितना इन्वेस्ट करता है टोटल एएमसी का? 40%, ठीक है। तो 50 सीआर का 40% अकेला कौन इन्वेस्ट किसको करना पड़ता है? स्पॉन्सर को। फिर क्या कह रहे हैं? द अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द ट्रस्टीज और बाय 75% ऑफ द यूनिट होल्डर विद अप्रूवल ऑफ सेबी। देखो टर्मिनेटेड की बात आई है, कोई एएमसी है, हमने अपना पैसा वहां इन्वेस्ट किया, वो सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है, अपनी मनमानी कर रही है, जो हमसे कुछ और बोला कर कुछ और रही है, तो अब जो इन्वेस्टर है उससे परेशान हो गए, ठीक है, ये ट्रस्टीज परेशान हो गए, तो दो लोग उसको टर्मिनेट मतलब खत्म कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। किसको? एएमसी को करवा सकते हैं। लेकिन उसका रूल क्या है? पहला रूल है मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज अगर एक साथ हो जाएं और उसके खिलाफ वीटो कर दें तो वो एएमसी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। या फिर दूसरा टाइप क्या है? 75% टोटल इन्वेस्टर वो अगर एक साथ आ जाए और उसके अगेंस्ट में वीटो कर दें तो भी एएमसी जो है टर्मिनेट हो जाएगी। और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि अगर कोई एएमसी टर्मिनेट करनी है तो क्या कंडीशन, किस कंडीशन में होगी? तो 75% ऑफ यूनिट होल्डर, है ना, उसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको एक और दे देगा 75% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। पैसा डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं लगा है, पैसा किसका लगा है? इन्वेस्टर का। तो डिसीजन कौन लेगा? इन्वेस्टर, है ना, लॉजिक। देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें? द डायरेक्टर्स ऑफ द एएमसी
need to be person having adequate professional experience in field of financial services and should not have been found guilty of immorality और इकोनॉमिक ऑफेंस और वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉस। देखो, जो डायरेक्टर होता है एएमसी का, है ना, वो पर्सन ऐसा नहीं किसी को भी हम बना सकते हैं। तो डायरेक्टर जो बनने के लिए एएमसी का, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है। क्या है? उसके पास पहले तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड का? फाइनेंशियल सर्विसेज का। डेफिनेटली ये फाइनेंस का काम है ना, इन्वेस्टमेंट का काम है, तो फाइनेंशियल सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। एंड शुड नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी, और वो ऐसा नहीं कि पहले से कोई दोषी हो, है ना, इमोरलिटी का, या कोई उसने इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो, या कोई सिक्योरिटी लॉ का वायलेंस किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही डायरेक्टर बन सकता है एएमसी का। फिर क्या कह रहा है? एटलीस्ट, लास्ट पॉइंट में, एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्पॉन्सर और द ट्रस्टी। जो 50% डायरेक्टर है, ठीक है, ट्रस्ट जो कंपनी बनाई थी हमने, ठीक है, तो वो कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा था, इसमें क्या लिखा है? If a trustee company has been appointed, then that company would need to have at least 4 director on the board. उसके at least कितने होने चाहिए? 4 डायरेक्टर होने चाहिए। तो इस हिसाब से 50% वो कह रहा है इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो 4 डायरेक्टर हैं टोटल, तो 50% 4 का 2 हो गया। तो 2 डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट कह रहा है, एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, जो कि एसोसिएट ना हो स्पॉन्सर के साथ या ट्रस्टी के साथ। ठीक है, कस्टोडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कस्टोडियन, और कस्टोडियन से ही जो कस्टोडियन वर्ड बना है वो बना है कस्टडी से। ठीक है, कस्टडी का मतलब होता है सुरक्षा, है ना, जैसे पुलिस की कस्टडी में है, वो कस्टडी में है, ऐसे हमने कई बार सुना होगा। तो उसी वही कस्टडी, कस्टोडियन को हम इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कस्टडी किसकी है? हमारे फिनेंशियल एसेट्स की। ठीक है, इट हैज कस्टडी, कस्टोडियन के बारे में बता रहे हैं। इट हैज कस्टडी ऑफ एसेट ऑफ द फंड, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम होगी उसकी कस्टडी किसके पास होगी? कस्टोडियन के पास। इट सेटल्स ऑल द ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है इस एसेट की, वो सेटल कौन करता है? कस्टोडियन करता है। किसके बिहाफ में? म्यूचुअल फंड के स्कीम के बिहाफ में। दूसरे पॉइंट में कह रहा है, कस्टोडियन एक्सेप्ट एंड गिव डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन ऑफ द वेरियस स्कीम ऑफ द फंड। जितनी भी स्कीम्स होती है फंड में, उसमें कस्टोडियन एक्सेप्ट करता है और देता है, ठीक है, डिलीवरी जो सिक्योरिटीज की परचेज के लिए या सेल के लिए जो ट्रांजैक्शन होनी है, तो वो सारी की सारी जो क्या कहते हैं डिलीवरीज की एक्सेप्टेंस, ठीक है, वो कौन करता है? कस्टोडियन करता है। फिर क्या करें? ऑल कस्टोडियन नीड टू रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर द सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन। देखो कस्टोडियन ऐसा नहीं कोई भी किसी को भी बना दिया, उसका सेबी के साथ भी डायरेक्ट, जैसे हम सब लोग अभी ये एनआईएसएम का एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एमफी के साथ जुड़ते हैं, एमफी सेबी से जुड़ा हुआ है, सेम वे में कस्टोडियन डायरेक्टली सेबी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए एक रेगुलेशन 1996 है। द कस्टोडियन इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी। जो कस्टोडियन है वो कौन अपॉइंट करता है? ट्रस्टी। हमने पढ़ा था लास्ट उसमें कि जो की कॉन्स्टिट्यूट की जो मेंबर है, ठीक है, उनको कौन ज्वाइन करवाता है? ट्रस्टी करवाता है। लास्ट लाइन इसकी क्या कह रही है? द कस्टोडियन आल्सो ट्रैक्स कॉर्पोरेट एक्शन सच एज डिविडेंड, बोनस एंड राइट्स इन कंपनीज वेयर द फंड हैज इन्वेस्टेड। अब देखो सारे एसेट की कस्टडी किसके पास है? कस्टोडियन के पास, है ना। तो उस एसेट में क्या कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं? कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं? हमारा पैसा कहाँ लगा हुआ है? कॉर्पोरेट कंपनीज में लगा हुआ है, इक्विटीज में लगा हुआ है, तो उसमें कॉर्पोरेट एक्शन में क्या आता है? जैसे डिविडेंड, कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, कोई कंपनी बोनस दे रही है, कोई कंपनी राइट्स इशू कर रही है, ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉर्पोरेट एक्शन, ठीक है, उसको ट्रैक कौन करता है? कस्टोडियन करता है। आरटीए और डिपॉजिटरीज क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले आरटीए, ये होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था कि एएमसी अपने डेली के जो काम होती है खुद करती है या अपॉइंट कर लेती है आरटीए को। ठीक है, ये वही आरटीए। आरटीए के एग्जांपल में जैसे कैम्स हो गया, कार्वी हो गया, ये सारे क्या है? आरटीए है। ठीक है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी है। which is a big part of operation and customer service units, maintain investor record as well as allot or redeems units, process purchase, redemption, switch request, dividend etc। देखो क्या करें रजिस्ट्रार के, देखो कितने सारे काम है।
इन्वेस्टर से रिलेटेड उसके डॉक्यूमेंटेशन सारे, अपॉइंट मतलब उसकी नॉमिनी, उसके सिग्नेचर अपडेट, ठीक है। उसके बाद उसको अगर रिडम्पशन लेना है तो रिडीम्स यूनिट को रिडीम करना, ठीक है। परचेज करना है, परचेज को प्रोसेस करना, ठीक है। स्विच करना है इस प्लान से दूसरे प्लान में, वो करना, डिविडेंड देना, ये सारे के सारे काम कौन करता है? आरटीए करती है। किसके बिहाफ में करती है? एएमसी के बिहाफ में करती है। उसके बाद क्या कह रहा है? इट आल्सो जनरेट द अकाउंट स्टेटमेंट दैट एन इन्वेस्टर रिसीव, ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट करने का काम किसका? आरटीए का, ठीक है। और वो किसको दे दी जाती है? इन्वेस्टर को। फिर आता है डिपॉजिटरी। देखो आपने डिपॉजिटरी कई बार सुना होगा। डिपॉजिटरी जैसे भारत में दो ही है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आप जैसे ही शेयर खरीदते हैं उसके एक दिन में या सेम डे में हमारे पास सीडीएसएल या एनएसडीएल से मैसेज आता है, ठीक है। तो हम जैसे बैंक में पैसा रखते हैं, वैसे ही जो हमारे शेयर्स हैं, ठीक है, हमारी जो सिक्योरिटीज है वो एनएसडीएल या सीडीएसएल में होती है, यहाँ पर रखते हैं हम इसको, ठीक है। द डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड द सिक्योरिटीज इन डिमेटरलाइज, ठीक है, डिमेटरलाइज फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हम कह सकते हैं उसको, बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के बिहाफ में ये अपने पास रखते हैं। देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया, दो ही डिपॉजिटरीज है इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है। अब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एमफी के साथ, एएमसी के साथ, सेबी के साथ। इनके क्या काम है? देखो एएमसी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये पूरे म्यूचुअल फंड को चलाता है, ठीक है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पूरे म्यूचुअल फंड को रन करता है ना, उसकी स्कीम्स को रन करता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया क्या है? ये एक एसोसिएशन है, ठीक है। इसके नाम में ही आंसर छुपा है। देखो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जितने म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में जो काम करते हैं उनका एक एसोसिएशन है, उसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको एमफी, ठीक है। इस एमफी का मेन काम क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, टू डिफाइन एंड मेंटेन हाई प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड इन ऑल एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। देखो म्यूचुअल फंड जो पूरी इंडस्ट्री है उसका जो भी ऑपरेशंस है, ठीक है, डेली के, तो वो ऑपरेशन क्या हो, मेंटेन, उसमें हाई प्रोफेशनल हो, अच्छे तरीके से काम हो, ठीक है। और स्टैंडर्ड्स जो भी हैं वो पूरे फॉलो हो सही तरीके से, वो काम होता है, वो काम का जिम्मेदारी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की। फिर है टू रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेसेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलो। ये रिकमेंड करता है, प्रमोट करता है। रिकमेंड किसको करता है? सेबी के पास, गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, है ना। क्योंकि क्यों करता है आरबीआई इनकी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड क्यों करता है? क्योंकि ये पूरे म्यूचुअल फंड के बिहाफ में एक एसोसिएशन है, तो सेबी के पास यही पूरे म्यूचुअल फंड्स की बात को पहुंचाता है। फोर्थ पॉइंट है टू अंडरटेक नेशनल वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। देखो इन्वेस्टर के हितों के लिए कितनी बातें हो रही है ना। सेबी भी उसके हित की बात करता है, ट्रस्टीज भी करता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड भी करता है, स्पॉन्सर भी करता है। तो इन्वेस्टर क्या है? किंग है, राजा है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं तो अपने को इन्वेस्टर समझ के फिर आप क्वेश्चन को समझो, है ना, तो आपके बहुत से क्वेश्चन सही जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है? अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम अवेयरनेस होंगे हमारे साथ उतना कम फ्रॉड हो सकता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, कैंसिलेशन ऑफ एआरएन फॉर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो एमफी के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इंप्लीमेंट होते हैं इंटरमीडियरीज के ऊपर। इंटरमीडियरीज कौन है? जो भी म्यूचुअल फंड में डील कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जैसे बैंक्स भी सेल करते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल करते हैं, ठीक है, ये सब मिलके सेल करते हैं। अगर ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं तो उसका एआरएन जो नंबर है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो क्या होता है? कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है हमको। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, एमफी इज नेदर अ रेगुलेटरी बॉडी नॉर ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? सेबी लेता है, एमफी नहीं लेता है। एमफी केवल हमारी बात पहुंचाता है सेबी तक, दैट्स इट। तो एमफी इज नेदर रेगुलेटरी बॉडी, ना तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेबी है, और ना ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये केवल एक एसोसिएशन है, ये ध्यान रखना है हमारे को। और हमको एआरएन नंबर कौन देता है? वो एमफी देता है। एआरएन की फुल फॉर्म ही क्या होती है? एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होती है एस, ठीक है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, एआरएन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो है 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा कुछ चीजें और मेरे को बतानी थी।
जैसे ना एग्जाम हम कर रहे हैं तो एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं, है ना, 2-2 3-3 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, रह जा रहे हैं। तो वो उसको कैसे हमको मतलब काउंटर करना है, तो उसके लिए एक तो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज हम किसी से नहीं लेते हैं। तो आप वो क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, सारी चीज़ें करवाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इससे फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो भी फ्रेंड्स है वहाँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट पक्का कीजिए, है ना। तो इसी के साथ हम अपना ये चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वॉच किया।